सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें। और यू कैन ऑल्सो विजिट सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट। आज के जो टॉपिक्स हैं डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के। देखो बहुत हाईली डायनेमिक जो टॉपिक्स आते हैं, जो आप लोग प्रीलिम्स में भी देखते हो और मेंस में भी देखते हो, वो खासतौर से न्यूज़पेपर के माध्यम से ही कवर किया जाता है। सो देख लेते हैं व्हाई नो स्नोफॉल इन कश्मीर। एक अच्छा टॉपिक है, इसमें कई सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक है, इसको है माइनॉरिटी स्टेटस पॉलिटी का टॉपिक आता है। आर्टिफिशियल स्किन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। कोल्ड वेव्स एंड कम्युनिटी, ये ज्योग्राफी के अंदर और प्लस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। सो आज का जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, दैट इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेंट नो स्नोफॉल इन कश्मीर। जो कश्मीर में जो बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुआ है थोड़ा लेट हुआ है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये टॉपिक अच्छा ज्योग्राफी का फ्रेम हो जाता है। कोई क्वेरी तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, मतलब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। अगेन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस साल का प्रीलिम्स, और अगर आप 110 प्लस मार्क्स टारगेट करना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से करें। तो इसके लिए मैंने कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है। वो क्लासेस आपके अराउंड 10 फेब के आसपास जो है वो स्टार्ट होंगी। लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी। और जो भी चीज़ें हैं वो आप अपना करते रहें। बाकी क्लासेस में हम लोग लगभग 60 लेक्चर्स इसमें होंगे और इसमें अभी 30% ऑफ है। आज लास्ट डे है। आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्स का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है इसके अंदर लगभग हम 60 लेक्चर्स कवर करेंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल साइंस, टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है, करंट अफेयर्स हैं, उसको कवर करेंगे। कोई वन लाइनर वाला नहीं, मतलब जो इश्यूज UPSC लेवल का कंटेंट होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। लेकिन जो 24 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनको ही ज्वाइन करना है। 25 की तैयारी कर रहे हैं या बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें किसी को भी ज्वाइन इसे नहीं करना है। तो 2024 की जो कर रहे हैं उनको आपको ज्वाइन करना। तो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। चलो शुरू करते हैं। वाई इज देयर अ स्नोफॉल इन कश्मीर, वाई देयर इज नो स्नोफॉल इन कश्मीर। तो देखो ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक बनता है ज्योग्राफी का। अगर आप देखोगे कुछ दिन से हम लोगों ने काफ़ी सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स डिस्कस किए और उसमें कई सारे डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल फेनोमेना है उसको समझने का हम लोगों ने ट्राई किया। वी हैव ट्राइड अ लॉट। तो ये जो प्रश्न अगर आप आज के समय में देखोगे तो काफ़ी हद तक जो प्रश्न है वो फ्रेम होते हैं आज के टाइम पे। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मतलब इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, सो उसी कंटेक्स्ट में ये टॉपिक भी एक आ जाता है। तो इसको लेट्स डिस्कस, जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसको डिस्कस जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने से पहले कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं। जैसे पहले तो देखो ये इमेज है, आई थिंक ये गुलमर्ग की इमेज है, जहाँ पे जनरली पूरा भरा रहता है, इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। इस पूरे में वो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, थोड़ा बहुत इसे बची हुई है। अब इसको समझने के लिए पहला देख लेते हैं, पहला जो स्नो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो भी डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये जो प्रोसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जैसे मान लो वार्म मॉइस्ट एयर राइज करती है। अब ऊपर जैसे जैसे आप जाते हो तो टेम्परेचर आपका काफ़ी लो होता है। तो टेम्परेचर जब बहुत लो हो जाता है तो ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है, जैसे वाटर वेपर के फॉर्म में पहले लिक्विड, अगर और ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है तो वो फिर आइस के क्रिस्टल्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर ये इस टाइप के क्रिस्टल्स रहते हैं, आइस बन जाता है। फिर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी जब ये स्नोफॉल मतलब जो बर्फ़ है वो नीचे आपकी गिरती है। तो जैसे जनरली बारिश होती है तो बारिश जब टेम्परेचर और अधिक लो हो जाएगा तो वही पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आपका स्नो बनता है और स्नोफॉल आपका होता है। इसके अलावा दूसरा जो कंसेप्ट है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली इस जगह पे जो मेडिटेरेनियन सी रीजन है ठंड के टाइम पे ये क्रिएट आपका होता है और जेट स्ट्रीम के माध्यम से ये इधर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये हमारे इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ये हाईलाइट किया गया है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि सोर्स ऑफ वाटर और मॉइस्चर रहता है इस पूरे खासतौर से इस रीजन के अंदर, ये जो समय होता है ठंड का जो टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो समय होता है इसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ मॉइस्चर है। तो कहा यह भी गया कि खास तौर से आगे पॉइंट्स डिस्कस भी करेंगे, कहा यह भी गया कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस साल बिल्कुल भी नहीं था। ऑलमोस्ट मतलब
बहुत तेजी से रिडक्शन देखने को मिला है, या तो फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा या जो ट्रांसफर है वो आपका अफेक्ट होगा। तीसरा एक पॉइंट जो इसमें हाईलाइटेड है वो एल नीनो के बारे में, पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट, उसके बाद जो भी मतलब आर्गुमेंट दिया हुआ है आर्टिकल में उसको समझ लेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो देखो एल नीनो इवेंट बेसिकली होता कहाँ है, तो ये पैसिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे होता है। और ये जो पैसिव क्वेश्चन है, जैसे जनरली अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे जो इवेंट, अगर जैसे अब यहाँ पे ये पूरा गर्म पानी है, अब गर्म पानी ये आपका इधर है, इधर की तरफ प्रोसीड आपका कर गया, तो जब गर्म पानी इधर चला गया तो यहाँ ये लो प्रेशर क्रिएट होता है और इधर आपका कंपेरेटिवली हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जो सर्कुलेशन है, ये जो पूरा आप वी कैन से ये जो सर्कुलेशन है इसको हम एल नीनो भी बोलते हैं। जैसे यहाँ से हवाएं आपकी उठती हैं और इधर की तरफ आपकी हवाएं सेटल करती हैं, तो जनरली जो मॉइस्चर वो इधर बनता है ना कि इधर बनता है, तो मॉइस्चर नहीं होता इस पूरे रीजन के अंदर, मॉइस्चर आपका अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये जो फिनोमेना इसे एल नीनो बोलते हैं, इसका जैसे ला नीना का ये अपोजिट है। अगर देखा जाए तो बारिश इस जगह पे होती है, जैसे एटाकामा डेजर्ट है और इस कैरिबियन आइलैंड्स हैं, इस जगह पे आपकी बारिश होती है, और ये फिनोमेना भी अभी आपका चल रहा है। तो देखो एक पॉइंट क्या देखना है कि मेडिटेरेनियन सी रीजन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका फॉर्मेशन अफेक्ट हुआ, दूसरा एल नीनो ईयर है, तीसरा कहा गया कि जो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है, जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या है, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा है, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा, मतलब जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे हम ट्रोपोस्फियर उसका एक हिस्सा है, तो जब आप थोड़ा सा हाइट में जाओगे अर्थ सरफेस से, तो ये जो अपर एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है हमारा, जैसे जेट स्ट्रीम उसी का हिस्सा है, तो बिकॉज ऑफ द अपर एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई सारे डिस्टर्बेंस को इधर से उधर ले जाने के लिए, एंड बहुत सारे फिनोमेना के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बट ये इस बार कुछ कारण की वजह से, चाहे लीनो हो या कुछ भी, या अभी फिलहाल के लिए तो यही कहा गया कि ये जो जेट स्ट्रीम है इनका भी नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, दे आर ऑल्सो मूविंग नॉर्थवर्ड। अब आप देख सकते हो कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के पीछे जो कहा गया कि जो आर्टिक ओशन है उसकी बर्फ पिघल आपकी रही है। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट, ये क्या होता है, ये आप लोग जरूर से बताएं। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पॉइंट्स जो है अभी डिस्कस कर लिए। तो मैंने एक चीज़ जो आपको बताई अभी, फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इज अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दूसरा हमने जो डिस्कस किया वो है जेट स्ट्रीम का पॉइंट, लाइक वी हैव डिस्कस्ड जेट स्ट्रीम, कि जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट आपकी हो रही है। और तीसरा जो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया एल नीनो। तो अब ये तीनों फिनोमेना कंबाइंड है और ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस वजह से जो स्नोफॉल है वो नहीं हुआ जब कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पे गुलमर्ग और इन जगहों पे। तो स्नोफॉल के लिए कहा क्या गया कि स्नोफॉल के लिए जनरली अगर देखा जाए तो हमें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जैसे मान लो टेम्परेचर लोनेस की बात करें, जो स्नो बनने के लिए जो लो टेम्परेचर है वो तो चलो अवेलेबल रहता है, मतलब लो टेम्परेचर अभी से दिसंबर, मिड दिसंबर से लगातार जो टेम्परेचर आपका कम चल रहा था, तो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कोई बढ़ गया है, ये एक फैक्टर है, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबल नहीं था, जिस तरीके का अवेलेबिलिटी मॉइस्चर की आपकी होनी चाहिए वो अवेलेबिलिटी आपकी नहीं है। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है काफ़ी कम था, लाइक बिलो 4 डिग्री सेल्सियस है बहुत सारे रीजन्स में। इस वजह से काफ़ी जगह पे फॉग भी देखने को मिला, जो आपका धुंध टाइप है वो भी देखने को मिला। जो मॉइस्चर है हाई एरोसोल, एरोसोल्स क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके अराउंड मॉइस्चर चिपकता है और बड़ी बूंदें जो है वो बनती हैं। तो ये जो मॉइस्चर और हाई एरोसोल जो है दे कंट्रीब्यूट टू फॉग, फॉग को कंट्रीब्यूट आपका करते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 मेजर रीजंस हाईलाइट किए हैं जिस वजह से स्नोफॉल नहीं हुआ। पहला तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी हमने देखा जो मेडिटेरेनियन सी रीजन के अंदर बनता है, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके थे वो उनके नंबर भी काफ़ी कम थे। उसके बाद एल नीनो कंडीशंस विजिबल है और जेट स्ट्रीम, जो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम आपको चाहिए वो नहीं है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। अगर आपसे पूछे कि आखिर क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं या जिस वजह से आपका जो मतलब
जिस वजह से वी कैन से आपका जो स्नोफॉल बिल्कुल भी या बहुत ही कम हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीजन, जम्मू खासतौर से कश्मीर रीजन पे। हाउ डू दीज थ्री फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्नोफॉल, किस तरीके से करते हैं? तो देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये बेसिकली आपका मेडिटेरेनियन सी रीजन के अंदर फॉर्मेशन आपका होता है, फिर ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो है मूव करता है, जैसे डायग्राम में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस आपका किया, और ये सोर्स ऑफ मॉइस्चर का काम करता है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है विंटर की अगर हम बात करें तो विंटर में लाइक फॉर एग्जांपल विंटर के दौरान ये जो फॉग है इसको थोड़ा काटता है, और उसके बाद सनशाइन इंक्रीज होती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाता है। ऑल्सो व्हेन द टेम्परेचर आर लो रिजल्ट इन स्नोफॉल एंड वाटर बीइंग अवेलेबल एज अ स्नो मेल्ट्स। तो जैसे जैसे मतलब पूरा ये प्रोसेस है, चाहे वो जैसे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो, चाहे फॉग को काटना, और फिर सनशाइन जो है वो ग्राउंड पर पड़े, टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, मॉइस्चर बने, तो और फैसिलिटेट करना स्नो फॉर्मेशन के लिए। और स्नो जो मेल्ट करती है उससे फिर वो कई वाटर बॉडीज़ हैं जैसे गंगा यमुना इन सब का, ये लोग भी ग्लेशियर से ही जो सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ से ही डिराइव करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो रिवर्स हैं उनके लिए ये सोर्स का भी काम आपका कहते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये क्योंकि स्नो फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो ग्लेशियर्स को थोड़ा मोटा करने में या ग्लेशियर्स के बनने में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो 57 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जनरली दिसंबर से जनवरी के टाइम पे देखने को मिलते हैं, और इस बार 2 हैं इस समय जो कि काफ़ी आपके काम है, वो भी मेनली गुजरात महाराष्ट्र रीजन में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जो है वो आपका हिट किया है। एंड वेस्टर्न हिमालय रीजन में जो रेनफॉल है वो भी लगभग 80% लेस है अगर कंपेयर करें। एल नीनो कंडीशंस भी पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर है, ये भी एक फैक्टर आपका हो सकता है एल नीनो, जो कि हमने अभी जो है वो डिस्कस भी किया। व्हाट रोल द जेट स्ट्रीम प्ले? देखो जेट स्ट्रीम क्या है, जैसे लाइक वी हैव डिस्कस्ड, जेट स्ट्रीम बेसिकली अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा है, और आर्टिक रीजन में जो बर्फ कंटिन्यूस बेसिस में पिघल रही है इस वजह से जेट स्ट्रीम की शिफ्टिंग भी नॉर्थवर्ड आपकी हो रही है। अब ये सब फैक्टर्स अगर आप मिला लो तो ये फैक्टर्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर जो आपका जो स्नोफॉल होना चाहिए था वो स्नोफॉल आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये थोड़ा सा याद में रखना। और कई कंटेक्स्ट में जैसे आई थिंक इस बार के भी मेंस के अंदर कुछ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ था, तो ये थोड़ा सा जानकारी आप लोग को होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रियल लीगल डिस्प्यूट ओवर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखो इसमें केसेस कुछ चल रहे हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जब कुछ बातें आएंगी सामने तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो काम का है वो ये है कि माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है, उसके कुछ सर्टन पॉइंट्स जो है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी का आपका टॉपिक है। तो माइनॉरिटी कैरेक्टर क्या है, तो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 है पार्ट 3 जो हमारे संविधान का है, उसमें जितने भी मान लो धार्मिक या लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है उनके पास ये राइट है, या कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है कि वो अपने एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी आपका कर सकते हैं। ऑल्दो ये भी कहा गया कि जो भी स्टेट है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मान लो कोई संस्था है वो माइनॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है या इस्टेब्लिश की गई है, तो ऐसा नहीं कि जो स्टेट है मतलब सरकार है उस किसी प्रकार का उसको डिस्क्रिमिनेट करे जो भी एड और ये सब प्रोवाइड करने की अगर बात की जाए। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस आर्टिकल, खासतौर से जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो प्राइमरी स्कूल से लेकर प्रोफेशनल एजुकेशन तक के लेवल पे कई संस्थाएं वो अपना बना सकते हैं। दूसरा ये भी कहा गया कि इसमें जैसे कई प्रकार के एग्जाम्पशंस भी होते हैं, जैसे मान लो जरूरी नहीं है, जैसे जनरली रूल ये होता है जो जैसे SC ST OBC EWS ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम आपका रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी जो संस्थाएं विच आर बेसिकली इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड, जो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर्ड की गई हैं बाय इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी, तो उन पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो SC ST OBC ऐसा रिजर्वेशन वाली पॉलिसी फॉलो करें। यहाँ पे ये भी है कि 50% तो जो पोस्ट है वो जैसे मान लो माइनॉरिटी है, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड है उनके लिए वो रिजर्वेशन आपका रहेगा, 50% वो सीट को रिजर्व कर सकते हैं, और अपना जो स्टाफ है इंस्टीट्यूशन में उनका कंट्रोल भी काफ़ी हाई इस सब में रहता है। TMA पाई फाउंडेशन जो केस उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माइनॉरिटी है बेसिकली ये कंसर्न स्टेट के डेमोग्राफी से
डिटरमाइन किया जाएगा, ना कि नेशनल पॉपुलेशन पे। अब जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी, उसके नंबर किसी एक स्टेट के अंदर बहुत हाई हैं, बट नेशनल पॉपुलेशन थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, तो वो जो स्थिति होती है उस स्थिति को कंसीडर करना चाहिए। मतलब स्टेट की जो डेमोग्राफी है उसको कंसीडर करने की जो बात आपकी की गई है व्हेन यू आर लाइक डिफाइनिंग माइनॉरिटी स्टेटस को जब हम डिफाइन करते हैं। 1877 में सर सैयद अहमद खान जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने ये जो MAO कॉलेज अलीगढ़ में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 का ये एक्ट है और इसको पास किया गया। और जो माओ कॉलेज है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें ध्यान में रखना है। ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, लाइक माइनॉरिटी कंटेक्स्ट में खास तौर से ये पॉइंट्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये साइंस के अंदर है, द फाइनल टच व्हेन द आर्टिफिशियल स्किन इज मोर सेंसिटिव देन द ओरिजिनल। देखो सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, कब सेशन अटेंड करते हैं वो भी ध्यान रखें। प्लस अगर इस साल की तैयारी कर रहे हैं या अगले साल की तैयारी कर रहे हैं जो भी है, तो अगर इस साल की खास तौर से जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको PDF में शेयर कर ही देता हूँ, तो आप सेशन को जरूर से सुने। इतना लंबा अगर आप गैप दे देंगे तो पुराने जितने भी कंटेंट आपके पास हैं वो फिर आपका वेस्ट सारा का सारा हो जाए, क्योंकि इतना सारा कवर प्रीलिम्स के बाद नहीं हो सकता। अभी तो जनवरी ही चल रहा है और आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो मई के अंदर जो है वो आपका है। तो यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स आप हो सकता है इन्हीं महीने में जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही वहीं से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंस एंड टेक का टॉपिक है और ये है आर्टिफिशियल स्किन। जैसे हमारी जो स्किन होती है ना, मतलब जो हमारे शरीर के ऊपर स्किन है, काफ़ी सारे लेवल पे स्किन की वजह से ही आपको सेंसिटिव हम रहते हैं। बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ या हवा तेज़ी से चली तो उसमें ऐसे सेंसर्स होते हैं स्किन के अंदर जिसके माध्यम से हमारा ब्रेन ये जान जाता है कि अच्छा अभी ये टेम्परेचर बढ़ा, अभी कम हुआ, या जो भी इसकी जो विंड वेलोसिटी है वो लगभग इतना हो गया। तो जब उस जो स्किन है, नेचुरल स्किन है, उसके तरह ही हम आर्टिफिशियल स्किन जब बनाते हैं, जैसे या आप देखोगे ना तो ये स्किन की तरह बिहेव करते हैं। कई प्रकार के सेंसर्स जो हैं वो लगे होते हैं और ये जो सेंसर्स लगे होते हैं उस बेसिस में जो भी ये आर्टिफिशियल स्किन है उसको यूज़ किया जा सकता है और जो भी फंक्शन स्किन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो फंक्शन भी आर्टिफिशियल स्किन के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। अब जैसे नॉर्मल स्किन अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एपिडर्मिस लेयर है, ये डर्मिस हम इसको बोलते हैं, ये कैपिलरी है, ये रिसेप्टर्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्वेट ग्लैंड है जहाँ से पसीना आपका निकलता है। तो ये सब चीज़ें कि ये स्किन के अलग अलग आपके लेयर्स हैं। तो ये इन्हें हम आर्टिफिशियल स्किन, जैसे जनरली जो हम आर्टिफिशियल लेवल पे चीज़ें क्रिएट करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल स्किन या स्मार्ट स्किन भी का कहते हैं। एंड जो ये आर्टिफिशियल या स्मार्ट स्किन है इट बिहेव्स लाइक अ नेचुरल स्किन जो आपकी होती है। जो भी मॉइस्चर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनमें जो बदलाव आपके होते हैं उसको ये नोटिस कर सकती है, कंक्लूड कर सकती है। और इसमें कई प्रकार के मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 2000 इंडिविजुअल सेंसस पर स्क्वायर मिलीमीटर इतना किया गया है। हाइब्रिड मटेरियल जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है उसका इस्तेमाल आपका किया गया है। थिकनेस भी जो स्किन है उससे भी कम थिकनेस जो है वो आपकी रखी गई। तो आर्टिफिशियल जो स्किन है ये हमारे स्किन की प्रॉपर्टी को फॉलो करने का प्रयास आपका करता है, मतलब कि जो हमारी नेचुरल स्किन है उसी के तरीके से ये जो आर्टिफिशियल स्किन है वो भी आपका कार्य करे। आर्टिफिशियल स्किन जो प्रोजेक्ट है कई सारे स्किन के फंक्शंस को कैसे हम ऑप्ट कर सकते हैं, जो स्किन के द्वारा फंक्शंस फॉलो किए जाते हैं वो बेसिकली आपके जो आर्टिफिशियल स्किन है उनके द्वारा फॉलो किए जा सकते हैं। अब इसमें इसके बनाने के लिए कहा गया कि पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? कोई भी ऐसा मटेरियल, ये स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं, अगर उन्हें आपने कंप्रेस किया, दबाया या आपने स्ट्रेच किया तो इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ये जो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसको आर्टिफिशियल स्किन के फॉर्मेशन में बढ़िया तरीके से आपका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। अब उसमें डिपेंडिंग अपॉन दूसरे कई मटेरियल भी इस्तेमाल इसमें है। तो अदर मटेरियल दैट इज मोर फंडामेंटल इन दिस इज द स्मार्ट पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर है या जो ह्यूमिडिटी है उस बेसिस में इसकी जो थिकनेस है उसमें चेंज देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन देखा जाए, आर्टिफिशियल जो स्किन है, तो जो आर्टिफिशियल हाथ पैर रहते हैं, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई कारणवश कोई जो
शरीर का हिस्सा वो अवेलेबल नहीं है या नहीं है, तो उसको बनाने के लिए, या फिर अगर पहले से बना हुआ है जो प्रोस्थेटिक है, तो उसमें ये इस आर्टिफिशियल स्किन्स का इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वेव्स ऑन कम्युनिटी वेलबींग। ये एक टॉपिक आपका फ्रेम हो जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका, मतलब जिस तरीके से काफ़ी टेम्परेचर लो हो रहा है, तो इससे हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी काफ़ी रिड्यूस होता है। हाइपोथर्मिया जैसी चीज़ देखने को मिलता है, जैसे पूरी एकदम कड़ाके की ठंड होती है, तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में जब ठंड चली जाए तो उसे हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, और उसे काफ़ी डेंजरस भी से कंसीडर करते हैं। और ये भी कहा गया कि जो बॉडी है इट लॉसेस हीट ट्रांसफ़र, इट कैन जनरेट, मतलब काफ़ी सारी, जैसे मान लो बहुत अधिक अगर ठंड आग लग गई तो ये शिवरिंग तो होती ही है, कन्फ्यूज़न, और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग है जो हाइपोथर्मिया कंडीशंस देखने को मिले। फिर जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं ये भी है, जैसे कोल्ड एयर है हमेशा से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता सांस लेने के अंदर। जो अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी को से ग्रसित है तो उनके लिए और चैलेंजिंग बन जाता है, आपका बन जाता है। फिर उसके बाद हार्ट से रिलेटेड जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन करके आपका रखना, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, इनको देखते रहना, इनसे भी एसोसिएटेड रिस्क आपकी देखने को मिलती है। तो फिर यहाँ पे ये भी कहा गया कि कई ऐसे वायरस भी है, जो फ्लू वाले वायरस भी हैं, वो भी हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने मतलब पूरा प्रिकॉशंस लिया, लेकिन फिर भी फ्लू से रिलेटेड जो आपका जो फ्लू, मतलब जैसे इन्फ्लुएंजा से जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस है, तो ये फ्लू कॉज करता है। नॉर्मल जो सर्दी जुकाम है, तो सर्दी जुकाम प्लस कोल्ड वेव से काफ़ी अधिक जो हेल्थ इश्यूज देखने को मिलता है। फिर साइकोलॉजिकल भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी ठंड से जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी आपका कम हो जाता है। फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी है, जब लो विजिबिलिटी और वेदर रिलेटेड जो मूवमेंट है वो नहीं इतना अधिक हो पाता, जैसे क्योंकि टेम्परेचर इतना लो है, फॉग जैसी स्थिति बनी रहती है, तो मूवमेंट इतना अधिक आपका नहीं रहता है। फिर स्लीप डिसरप्शंस देखने को मिलता है, तो इसका भी इम्पैक्ट, अगर पूरी नींद पूरी नहीं होती है तो इसका भी मेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। डिस्कम्फर्ट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर इंटरफेयर विद द रेस्टफुल स्लीप, बहुत अधिक जो अगर मान लो बहुत ही लो टेम्परेचर है तो जो स्लीप है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, ये भी एक चैलेंज जो है वो आपका रहता है। तो यहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, कई बीमारियों से भी हम अफेक्ट हो सकते हैं, जो सोशल इंटरेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पता आपका होना चाहिए। क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेंट स्नोफॉल इन कश्मीर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर से आंसर करें। और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो वो आप अपना आंसर सेंड करें। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। डिटेल्ड कॉल्स ऑन करंट अफेयर्स जो कि आपका लॉन्च हो चुका है, और इसका हिस्सा आपको जरूर से बनना है। तो कैसे ज्वाइन करना है, सौरभ पांडे UPSC.com में जाना है या फिर डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप और ज्वाइन करें। अभी 30% ऑफ का आज लास्ट डे है, ये ध्यान में रखना है। और ये जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स 2 साल के वो मैं कवर करूंगा। तो इसमें हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, जितने भी सोर्स, जैसे 5am सीरीज में जो है वो तो हम कवर करेंगे ही, प्लस 1000 प्लस क्वेश्चंस वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस का। जब क्लास शुरू होगी, हर दिन जिस दिन क्लास होगी तो एटलीस्ट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल लगभग 60 लेक्चर इसमें होंगे, 120 घंटे के आसपास का आपका ये कोर्स है। अल्टीमेट और इंपॉर्टेंट कोर्स है सबसे, लेकिन जो 24 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन आपका करना है और किसी को नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।